नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम अपने भूगोल का जो है तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा बनेगा। तो इस चैप्टर को मैं जो है 3 हिस्सों में बांटूंगा, लगभग 3 वीडियो में इस पर बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा चैप्टर बड़ा है और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे सीधे सीधे। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करूँगा। तो आइए हम आपके भारत के भौतिक भूगोल के बारे में या भारत के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद जो होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो तीसरा क्षेत्र होगा वो होगा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चात जो चौथा हमारा हिस्सा है इसमें वो होगा तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद होगा द्वीप समूह, जैसे आप देख रहे हैं अंडमान या फिर इधर लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे द्वीप उसमें आएंगे। और जो छठा और अंतिम हिस्सा है इसका वो है भारतीय मरुस्थल। तो आगे के वीडियो में हम इन्हीं 6 पे चर्चा करेंगे, और आज जो हम इसी के पहले टॉपिक भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी चर्चा करेंगे। आपके सामने मैंने एक मैप बनाया हुआ है, और ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों का ही मैप है। तो इसमें कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ मैं हिमालय के बारे में और उसके विभाजन के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो हिमालय का विभाजन है वो 2 आधार पे किया गया है। तो मैं आपको दोनों आधार बताऊंगा। उसके बाद जो है एक नदियों के आधार पे है और एक ऐसे उसके लंबाई के हिसाब में विभाजन है, तो हम उसको बताएंगे। तो जो हिमालय की श्रेणियां हैं वो 4 समानांतर, मुख्य 4 समानांतर भागों में विभाजित हैं, जिसमें सबसे पहला एरिया आपका आता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये वाला हिस्सा ये ऐसे चला जाएगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कई कई जगह अविच्छिन्न है और कई कई जगह कटी फटी हैं, इनकी जो श्रेणियाँ हैं। तो इन श्रेणियों के बारे में भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो जो पहला हिस्सा होगा हिमालय में वो होगा ट्रांस हिमालय, और जो दूसरा हिस्सा होगा जिसे हम कहते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, ये अविच्छिन्न रूप से आप समझिए कि जो सिंधु नदी का गार्ज है यहाँ से शुरू करके और ये सीधे फैलते हुए नेपाल के मध्य और भूटान के मध्य से होते हुए ये दिहांग नदी के मुहाने तक चला जाता है। ये लगभग 2400 किलोमीटर का रेंज है पूरा, और अविच्छिन्न है ये लगभग। थोड़ा बहुत कहीं कटा फटा है, नहीं तो पूरी तरीके से साबुत है ये। और इसके बाद जो तीसरा रेंज है इसका, इसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। और ये जो महान हिमालय है इसके नीचे जो है ये लघु या मध्य हिमालय कहलाता है। और जो इसका सबसे नया जमाव है और जो चौथा डिवीजन है इसका, उसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये देखिए मैंने नीचे बना रखा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये भी पंजाब पोतवार पठार से शुरू करके यहाँ आपको अरुणाचल तक चला जाएगा। कई कई जगह ये कटा है पूरी तरीके से नदियों के बहाव के कारण। तो इसमें जो मुख्य है सबसे पहला वो है हमारा ट्रांस हिमालय। तो आइए हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। एक चीज मैं आपको और यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि ये सारी जो श्रेणियां हैं ये इसी पामीर ग्रंथि का हिस्सा है। और यहाँ से पामीर ग्रंथि से एक कुनलुन श्रेणी जो है ये तिब्बत के ऊपर से निकल रही है, और दूसरा ये हिंदुकुश श्रेणी जो है इधर चली आ रही है पाकिस्तान साइड में। तो अब ट्रांस हिमालय में हम आएंगे। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो यूरेशियन प्लेट का खंड है, और यह जो है पामीर की गांठ से मिलती है। तो इसमें ट्रांस हिमालय में बेसिकली 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो इसका है वो है काराकोरम श्रेणी, और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो है लद्दाख श्रेणी, और तीसरा हिस्सा जो है उसका जास्कर श्रेणी। ये हो गया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो काराकोरम रेंज है ये भारत की सबसे उत्तरी रेंज है, ये यहाँ आप देख रहे हैं। और इसी उत्तरी रेंज में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, जिससे हम K2 या
गाडविनास्टिन कहते हैं, वो यहाँ पे देखिए स्थित है, K2 या गाडविनास्टिन। अभी फिलहाल ये स्थान जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन ये जो है हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है इस क्षेत्र को। तो K2 जो है काराकोरम में स्थित है। और इसी काराकोरम या ट्रांस हिमालय क्षेत्र से आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सिंधु नदी बना रखा है। ये यहाँ से सिंधु नदी जो है निकल रही है, जो जाके यहाँ अरब सागर में मिलती है। और यहाँ से आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ऐसे आते हुए ये अरुणाचल और असम घाटी से होते हुए बांग्लादेश से आते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। और यहाँ से आप देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको, कि सतलज जो है यहाँ से निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी 3 बड़ी नदियां हैं उनका जो उद्गम स्रोत है वो यही ट्रांस हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियों को और देखते हैं गहराई से। तो इसी काराकोरम श्रेणी में, ये अभी हम K2 की चर्चा कर रहे थे, तो K2 के बाद जो है देखिए कि इसी काराकोरम श्रेणी में मुख्य 4 जो है हमारे हिमनद हैं, जो अभी हम पिछली वीडियो में चर्चा किए थे। सबसे बड़ा और हिमनद जो है हमारा और सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम कहते हैं वो है सियाचिन। वो सियाचिन जो है इसी काराकोरम रेंज में है। और उसके बाद जो है बियाफो, ये दूसरा बड़ा हिमनद है। उसके बाद है बाल्टोरा, ये तीसरा बड़ा हिमनद है। और हिस्पर, ये चौथा बड़ा हिमनद है। और ये हिमनद जो हैं ये हमारी नदियों के स्रोत बेसिकली यही हैं, यहीं से जो है नदियाँ उद्गमित होती हैं और मीठे जल के स्रोत के तौर पे ये मैदानी भागों में आती हैं, जो कि हमारे लिए पीने के जल और सिंचाई के काम में आती हैं। तो ये काराकोरम श्रेणी हो गई। अब ट्रांस हिमालय का जो दूसरा हिस्सा है वो है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय में ही जो है हम लोगों का एक पवित्र स्थल है जिसको हम सभी जानते हैं, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश पर्वत जो है वो लद्दाख हिमालय का पूर्वी हिस्सा है, वो लगभग यहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ ये कैलाश पर्वत है। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे चीन में स्थित है। और हम सभी जानते हैं कि जो लद्दाख हिमालय का पूर्वी हिस्सा है कैलाश पर्वत, वो चीन में स्थित है। और यहीं पे जो है हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। अब इसके बाद जो है यहीं आप देखिए ये वाला हिस्सा, ये इसको हम अक्साई चीन कहते हैं, जो अभी चीन ने कब्जा कर रखा है। और ये जो अभी विवाद है हमारा चीन के साथ पेनांसो वाला, वो यही अक्साई चीन वाला हिस्सा है। और ये हिस्सा भी है, तो ये भी जो है लद्दाख हिमालय का ही या लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी के बाद जो तीसरी इसमें प्रमुख श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी जो है इसी जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से जो है सिंधु घाटी प्रवाहित होती है। तो सिंधु के उत्तर में जो है वो लद्दाख श्रेणी और सिंधु के दक्षिण में जो है वो जास्कर श्रेणी है। तो ये सीधे सीधे एक प्रश्न बन सकता है कि सिंधु नदी जो है किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। तो आपको याद रखना होगा कि सिंधु के उत्तर में लद्दाख और सिंधु के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। और याद रखिए कि कुछ प्रमुख दर्रे जो हैं, दर्रों के लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा आप लोगों की, लेकिन अभी मैं यहाँ बता देता हूँ कुछ प्रमुख दर्रे जैसे माना, नीति, लिपुलेख, वो जो है इसी जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। ये यहाँ फैलेगा तो उत्तराखंड में आएगा और इसी श्रेणी में जो है ये प्रमुख दर्रे जो हैं। अभी लिपुलेख का विवाद आप देखे थे यहाँ नेपाल में, नेपाल के पास में यहाँ विवाद हुआ था, थोड़ा सा सीमा विवाद था। तो जास्कर श्रेणी हो गई। अब ट्रांस हिमालय के ये तीनों हिस्से पूरे हो गए हैं आपके। अब हमें ये समझना है कि जो ट्रांस हिमालय है ये मुख्य जो हिमालय है हमारा, जो हम जिसे महान हिमालय कहते हैं, उसके उत्तर भाग में स्थित है। अब जो दूसरा हमारा विभाजन है जिसको हम कह रहे हैं बृहद हिमालय, ये यहाँ से शुरू करके ऐसे जाते हुए आप अरुणाचल प्रदेश तक जा रहे हैं। तो इस बृहद हिमालय में, ये बृहद हिमालय सिंधु नदी के गार से लेकर और ब्रह्मपुत्रा के गार तक फैला हुआ है। और इसका जो मध्य भाग है वो बेसिकली नेपाल में पड़ता है। ये मध्य भाग, ये इसका पश्चिमी हिस्सा, ये इसका पूर्वी हिस्सा और ये इसका मध्य भाग है। तो एक चीज समझना है कि जैसे जैसे हम महान हिमालय में पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो वर्षा की जो मात्रा है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ सघन होती हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा है। आप देखेंगे कि दुनिया में जो हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनमें से एक जो है हमारा ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों वाला इलाका जो है हिमालय का, वो भी आता है।
तो ये वर्षा के विविधता की वजह से ही यहाँ वर्षा की अधिकता की वजह से जो है विविधता ज़्यादा है इस क्षेत्र में। और एक चीज़ और है कि जो पूरे दुनिया की सर्वोच्च चोटियाँ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा, ये सब जो है इसी मध्य हिमालय में स्थित है। तो यहाँ आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट स्थित है इसी महान हिमालय में, और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे यहाँ जो है भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटियां जो हैं इसी में स्थित हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो गंगा और यमुना आदि प्रमुख नदियां हैं वो इसी हिस्से से निकलती हैं, महान हिमालय में ही विभिन्न ग्लेशियर्स हैं उनसे ये निकलती हैं यहाँ पे। और इस हिस्से में कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे बुर्जिल, और लद्दाख में जोजिला, और हिमाचल प्रदेश में सितकीला, और सिक्किम में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ नाथुला और जलेपला दर्रे। तो यही मुख्य चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद हम तीसरा विभाजन देखेंगे जिसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। तो जो तीसरा विभाजन है ये फिर से एक बार समझ लीजिए, ट्रांस हिमालय ये जो जा रहा है हिस्सा, उसके बाद महान हिमालय, अब इसकी जो तीसरी श्रेणी है वो लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य इसलिए भी कह रहे हैं कि नीचे शिवालिक है, ऊपर महान है, तो ये दोनों के मध्य में, इसलिए ये मध्य हिमालय भी। अब मध्य हिमालय से कुछ जरूरी चीजें हम देख ले रहे हैं कि मध्य हिमालय का जो प्रमुख श्रेणी है वो है पीर पांजाल श्रेणी, इसको हम कह सकते हैं। ये पीर पांजाल श्रेणी जो कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि मध्य हिमालय की जो प्रमुख श्रेणी है वो पीर पांजाल है, और वो पीर पांजाल श्रेणी कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और इसी पीर पांजाल श्रेणी में आप जानते हैं कि पीर पांजाल और बनिहाल दर्रा जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, बनिहाल दर्रा, वो इसी पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। और इसी मध्य हिमालय का हिस्सा है क्या, धौलाधर रेंज। और वो धौलाधर रेंज जो है वो लगभग जम्मू कश्मीर के निचले हिस्से से शुरू करके हिमाचल में जाता है, और इसी पे जो है हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित है। मतलब कि धौलाधर के ऊपर जो है शिमला स्थित है। और जो है इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्वतीय शहर हमारे जो हैं, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, डलहौजी हो गया, रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, वो सभी जो है इसी मध्य हिमालय पे स्थित हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी पर्वतीय स्थल है या हिल स्टेशन जिनको हम कह रहे हैं मुख्य तौर से, जहाँ पर्यटन ज़्यादा है, देख रहे हैं लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो इसी मध्य हिमालय के हिस्से हैं। अब मध्य हिमालय के बाद जो है, हाँ एक और चीज है जो मध्य हिमालय से संबंधित मैं आपको बता दूं कि मध्य हिमालय के पश्चिमी हिस्से में और यहाँ पूर्वी हिस्से में दो प्रमुख घाटियां हैं। तो जो पश्चिमी हिस्से में घाटी है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, वो इसी पीर पांजाल और महान हिमालय के मध्य में है। यानी ये आपका महान हिमालय और ये पीर पांजाल यानी लघु हिमालय, और इसके बीच में जो है ये कश्मीर वैली। तो ये भी याद रखना है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो वो हो जाएगी आपकी पीर पांजाल और महान हिमालय के मध्य। और जो दूसरी प्रमुख घाटी है जिसके बारे में आपसे कह रहा हूँ वो है नेपाल में काठमांडू घाटी, वो भी स्थित है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। अब इसके बाद जो है हिमालय का जो चौथा डिवीजन है या चौथी समानांतर श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। ये सबसे निचला हिस्सा जो कि आपका पंजाब से लेके असम तक फैला हुआ है, तो ये है शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन निर्माण है, यानी सबसे बाद में बना हुआ हिस्सा जो हिमालय का वो शिवालिक है। और शिवालिक में जो है कुछ प्रमुख चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये जो शिवालिक श्रेणी है वो जब अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो यहाँ पे कुछ पर्वत क्षेत्र हैं या कह सकते हैं पहाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पे डाफला, और डाफला के बाद जो है मीरी, अबोर, मिसमी, ये जो है शिवालिक का हिस्सा है। और इस शिवालिक के हिस्से में कुछ जनजातियां हैं जिनको मैं आपको बता दे रहा हूं, और क्रम से ही आपको उन जनजातियों को याद रखना है क्योंकि वो क्रम से ही पूछी जाती हैं। तो क्रम उसका देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ मोनपा है, फिर डाफला है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है, फिर नीसी और नागा। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये सारा क्रम जो है पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद शिवालिक हिमालय के बाद हम देखेंगे कि
जो इसका पूर्वी हिस्सा है, ये वाला, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा पड़ता है हमारे देश का, तो इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो एरिया है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्रा के, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा प्रवेश कर रही है भारत में, वहाँ से हिमालय जो है ये पूर्वी हिस्से की तरफ यानी दक्षिण की तरफ घिरा हुआ है, दक्षिण की दिशा में हो जाता है। और इन दक्षिण की दिशा में इन पहाड़ियों को स्थानीय नामों से जानते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, उस पहाड़ी को हम जानते हैं यहाँ पटकाई बूम के नाम से। और ये जो पटकाई बूम है, यही पटकाई बूम यहाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, ये म्यांमार और ये अरुणाचल, इसके मध्य जो सीमा बनाती है वो पटकाई बूम श्रेणी ही बनाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि म्यांमार और अरुणाचल या म्यांमार और भारत के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है, तो आपको याद रखना है वो पटकाई बूम होगी। अब पटकाई बूम से नीचे हम जब नागालैंड में घुसते हैं, तो नागालैंड के आधार पे ही इसका नाम जो है नागा पहाड़ी, इसको हम नागा पहाड़ी कहते हैं। अब नागालैंड के बाद जब हम मिजोरम में आते हैं तो ये मिजो पहाड़ियाँ हो जाती हैं, और यही इसका निचला हिस्सा है। और ये फिर हिमालय का जो हिस्सा है वो धीरे से आप देखेंगे कि समुद्र में होते हुए, और ये जो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, और ये उसका ऊपरी हिस्सा है। अंदर ये पानी के अंदर जो है, समुद्र के अंदर पर्वत श्रेणी ऐसे फैली हुई, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं क्योंकि स्थल पे है और वो नीचे समुद्र में चली जाती है। तो यहाँ पे जो नागा और मिजो पहाड़ियां हैं, इसकी एक प्रमुख नदी है बराक, जो मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है, बराक नदी। तो याद रखिएगा कि नहीं, यहाँ पे बराक है जो पूर्वोत्तर में बहती है। अब इस पूरे डिवीजन को एक भूगोलवेत्ता है सिडनी बुर्रार्ड, उन्होंने नदियों के आधार पर बांट रखा है। तो वो जो नदियों का डिवीजन है उन्होंने ऐसे बनाया है कि जो सिंधु से लेकर और सतलज तक का क्षेत्र है उसको वो पंजाब हिमालय का नाम देते हैं। ये डिवीजन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दो टाइप का डिवीजन है। पहला जो मैंने ये बताया, अब दूसरा जैसे नदियां निकल रही हैं उनके आधार पर हिस्सों को बांट के हिमालय को बांटा गया है। तो ये आप देखिए सिंधु जा रही है और यहाँ से सतलज जा रही है, तो लगभग ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय, और इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई ही। और इसके बाद जो है पंजाब हिमालय के बाद जो है ये, मतलब सतलज से लेके और ये नेपाल बॉर्डर पे, आप जानते हैं भारत नेपाल सीमा पे काली नदी बहती है, तो इसके मध्य का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। और इस कुमायूं हिमालय में ही जो इसका पूर्वी हिस्सा है उसको हम कहते हैं गढ़वाल हिमालय, और जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस हिस्से में जो है बहुत सारे प्रयाग आप जानते होंगे, जैसे कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, वो सारे प्रयाग जो हैं वो इसी हिस्से में है, यानी नदियों का संगम है। प्रयाग का मतलब क्या, नदियों का संगम। उसके बाद उसके बारे में चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। तो ये बस ये समझ लेना है आपको कि ये जो नदियों का संगम है वो कहाँ है, आपका कुमायूं हिमालय में। इसका पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा गढ़वाल हिमालय, पूर्वी हिस्सा कुमायूं हिमालय। अब जो है काली से लेके और तीस्ता नदी, यानी यहाँ सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी यहाँ आ रही है, इसके बीच का जो भाग है इसको जो है हम जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से। ये नेपाल देश भी है, इसी आधार पर हम इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल देश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो काली हो गई, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो तीस्ता नदी हो गई। तो इसके बीच दो नदियों के बीच का जो डिवीजन है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की कि नहीं, दुनिया की सर्वोच्च चोटियां जो है वो इसी हिस्से में पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट का मैंने आपको बताया ही कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, कंचनजंगा यहाँ नेपाल और भारत की सीमा पर सिक्किम राज्य में। उसके बाद जो चौथा डिवीजन है इसका नदियों के आधार पर, जिसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, वो जो है यहाँ आपका तीस्ता नदी से लेके ये ब्रह्मपुत्रा, या इसको दिहांग भी यहाँ कहते हैं, इसके मध्य का जो भाग है यानी भूटान और असम का हिस्सा जो है ये आपका हो जाएगा असम हिमालय। अब एक छोटी सी चीज और है कि यहाँ जो मैं बता रहा आपको कि मिजोरम को जो है मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसे फैक्ट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल आज जो है भारत के भौतिक प्रदेश में यही सारी चीजें हैं। बाकी जो भौतिक डिवीजन है वो हम आपसे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 और लेक्चर बने, ज़्यादा बड़ा ना हो। और मैंने यहाँ बस एक चीज़ और है कि मैंने वहाँ बस यहाँ जो है वही बातें आपसे चर्चा की हैं जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व है।
वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानबूझ के जो है उन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट है कि आपको कम से कम टाइम में जो एग्ज़ाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण है उस तरह की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। क्योंकि यहाँ यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी में ये हमें ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा मटेरियल है जो हमें डिस्टर्ब करता है। तो उससे बचने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बिल्कुल दी जाएँ और जो अनावश्यक है उनको मैं हटा दूँ। तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही होगा। अब बाकी की जो 2 क्लासेस होंगी वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।